इसीलिए कहता हूं बार बार कि दिल्ली के जो चाणक्य है, भाजपा का जो चाणक्य है, उस पर बिहार का चाणक्य भारी पड़ता है। 8 अगस्त को सुबह इनकी सोनिया गांधी से बात हुई है, लेकिन अब इनकी बात रेगुलर हो रही है। एक सशक्त नेता, एक क्रेडिबल फेस, एक ऐसा चेहरा उत्तर भारत से, हिंदी पट्टी से निकलकर सामने आना चाहिए जो नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सके। अगर ये प्रधानमंत्री नहीं भी बनते हैं, अगर जमानत भी जब्त करवा लेते हैं, तो भी नीतीश कुमार को खोने को कुछ नहीं है। नीतीश कुमार हैज नथिंग टू लूज। जातीय जनगणना पर बीजेपी क्यों झुक गई इनके सामने? जनसंख्या नियंत्रण पर क्यों झुक गई इनके सामने? हर मसले पर क्यों झुकती है इनके सामने भाई? इसलिए झुकती है कि बिहार में नीतीश कुमार के अलावा कोई और। 24 में कांग्रेस पार्टी आपकी पीछे खड़ी रहेगी, आप प्रधानमंत्री का चेहरा बनिए। बिहार में बदली सियासी रूपरेखा से 2024 की तैयारी शुरू होने लगी है। अब लगातार ये चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार बनाए जाएंगे। इसको लेकर विपक्ष एकजुट होने की तैयारी में है और आपको बता दें 2010 से ही सुर्खियों के सरताज रहे हैं नीतीश कुमार। हर बार चर्चा होती है प्रधानमंत्री कैंडिडेट की। हमारे सहयोगी उदीप्त जी इस पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री की चर्चा, नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले चुनाव से ठीक पहले आ जाता है और जिसके साथ रहते हैं गठबंधन छोड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, प्रधानमंत्री का चर्चा नीतीश कुमार के नाम से कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2022 के 9 तारीख के बाद से, 9 अगस्त के बाद से नहीं हो रहा है जी। अपने दर्शकों को हम एक पुराना मैगजीन दिखाना चाहेंगे। इंडिया टुडे का मैगजीन है और ये जो एडिशन छपा है वो 23 जनवरी 2010 का है। जब देखिए स्क्रीन पर, ये एडिशन जो है वो 23 जनवरी 2010 को छपा था, जिसमें नीतीश कुमार को भारत का प्रधानमंत्री के रूप में मतलब प्रोजेक्ट किया जा रहा था। आप कह सकते हैं कि इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था। तो आप समझिए कि 2010 के जनवरी से ही इनको प्रधानमंत्री बनने की इनकी जो लालसा है नीतीश कुमार की, वो जागृत होने लगी। क्योंकि 2005 से 2010 तक का जो इनका टेन्योर रहा बिहार में, देखिए एक बात समझिए, गुजरात नरेंद्र मोदी को विकसित मिला था, डेवलप्ड मिला था, उसको बस उन्होंने सजाया, तब उसे गुजरात मॉडल का नाम दिया जाता है। लेकिन बिहार जब नीतीश कुमार को मिला था, बिहार में कुछ भी नहीं था, सड़क तक नहीं था। मुझे याद है कि मेरे गांव से बक्सर 15 किलोमीटर पड़ता है, पगडंडी था, रास्ते के नाम पर कुछ नहीं था। तो ये स्थिति थी बिहार की। वहां से उन्होंने बिहार को उठाकर 2005 के बाद, आप सड़क की बात कर लीजिए, आप क्राइम कंट्रोल की बात कर लीजिए, आप किसी भी डायमेंशन में बात कीजिए, तो बिहार जो है वो आमूल चूल परिवर्तित हुआ। बहुत बड़ा डिफरेंस दिखा 2005 के पहले का बिहार और 2010 के बाद का बिहार। ये 5 साल जो है वो बिहार के इतिहास में, मतलब आप कह सकते हैं, स्वर्णिम काल रहा नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार का भी स्वर्णिम काल रहा। इसके बाद जब 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें बीजेपी को 109 सीटें आई थी, मुझे याद है 209 सीटें आई थी, माफ कीजिएगा, हाँ 209 सीटें आई थी। सरकार नहीं बन पाई थी, आडवाणी जी फिर निराश हो गए थे और उसके बाद बीजेपी एक चेहरे की तलाश में थी कि किस चेहरे को अब हम अगला, चूंकि आडवाणी जी का उम्र भी हो गया था और लगातार वो हार भी रहे थे, तो उस समय वाजपेयी जी का विशेष स्नेह प्राप्त था इनको, नीतीश कुमार को, तभी ना जाकर भाई ये रेल मंत्री बने। वाजपेयी जी की जब गवर्नमेंट बनी, ये मंत्री बने। तो उसी समय से नीतीश कुमार को ये लगने लगा कि बीजेपी अब उनको प्रोजेक्ट कर सकती है प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2012 आते आते तक माहौल ऐसा बना इस देश का कि गुजरात से एक नेता, नरेंद्र मोदी जिसका नाम था, वो अब दिल्ली की तरफ रुख करना चाह रहा था और बार बार उसको, देखिए नेता कोई बनता नहीं है, उसका ब्रांडिंग होता है और आरएसएस बहुत अच्छा ब्रांडिंग करती है अपने नेताओं का। नरेंद्र मोदी का ब्रांडिंग 12 में शुरू हुआ, 13 में उनका नाम फाइनल हुआ और 14 में वो प्रधानमंत्री बन गए। और 13 में जैसे ही इनका नाम फाइनल हुआ, क्योंकि उस समय अरुण जेटली भी थे, नीतीश कुमार के संबंध अरुण जेटली से कैसे थे ये बताने की जरूरत नहीं है, तो सारी परिस्थितियां नीतीश कुमार के पक्ष में होने के बावजूद प्रधानमंत्री प्रत्याशी जो है वो आरएसएस का एक कट्टर संघ का व्यक्ति, जिससे नरेंद्र मोदी कहा जाता था, वो बन गया और चुनाव जीते भी। और जो लहर था उस समय, जो एक वेव था नरेंद्र मोदी का, वो इतिहास है। तो ये टीस नीतीश कुमार के अंदर 2010 से है कि वो भाजपा, अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा, जो हमेशा उनको मंत्री बनाती थी, और जब भाजपा में कोई बड़ा लीडर नहीं था तो उन्हें क्यों नहीं बनाया गया। अब समझिए इसके पीछे। 2014 में ये अलग हुए जी, 13 में ही अलग हो गए थे, 13 में ही अलग हो गए थे, कैंडिडेट नहीं था। इनका क्या हासिल हुआ बिहार में, इन्होंने देख लिया जी। लेकिन वो हासिल तब हुआ जब राजद अलग लड़ रही थी, ये अलग लड़ रहे थे और भाजपा अलग लड़ रही थी।
जी, तीनों अलग अलग लड़ रहे तीनों अलग। भाजपा को करीब 30 सीट के आसपास आया था जी। और बहुत अच्छा मतलब कहा गया था कि बहुत वेल परफॉर्म्ड बीजेपी। लेकिन 2017 आते आते तक जब ये देखे कि इनके हाथ से स्थितियां अब निकल रही हैं, तेजस्वी यादव हावी हो रहे हैं इनके ऊपर, तेज प्रताप हावी हो रहे हैं इनके ऊपर, लालू प्रसाद यादव हावी हो रहे हैं इनके ऊपर, ये फिर बैक टू पवेलियन, बैक अपने पुराने घर वापसी कर लिए। लेकिन अब ये फिर से 24 में एक बार अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। इसके कारण समझिए, नीतीश कुमार अपने राजनीति के अब अंतिम दौर में है। पिछले विधानसभा में ये कहा भी उन्होंने चुनाव प्रचार में कि अंतिम मौका है, हमें मौका दे दीजिए, अंत भला तो सब भला। आपको याद होगा बांका में कहा था शायद नीतीश कुमार ने इस बात को। 24 अगर ये हारते भी हैं, अगर ये प्रधानमंत्री नहीं भी बनते हैं, अगर जमानत भी जब्त करवा लेते हैं, तो भी नीतीश कुमार को खोने को कुछ नहीं है। नीतीश कुमार हैज नथिंग टू लूज। वो सिर्फ अब चूंकि बिहार में खोएंगे ना, देश में क्या खो सकते हैं? कभी वो इस पद के लिए लड़े ही नहीं आज तक। अब देखिए नीतीश कुमार को बल कहां से मिला और क्यों ये वापस महागठबंधन में चले गए। इनको बिहार में जातीय जनगणना करवाना था, इन्होंने करवा लिया। अब ऐसे की पार्टी AIM को तोड़ा इन्होंने इसीलिए ताकि राजद सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रहती तो इनकी सरकार अभी नहीं बनी होती। राज्यपाल फागू चौहान बुलाते लार्जेस्ट पार्टी को जो बीजेपी होती, और बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया होता। उनको एक मौका देते। लेकिन सारा प्लानिंग करके, सारा प्लानिंग इन्होंने किया और बड़े समय लेकर किया इन्होंने। ऐसा नहीं है कि अचानक से इन्होंने कर लिया। 6-8 महीने का समय लिया इन्होंने और धीरे धीरे वो सारी व्यू रचना इन्होंने तैयार कर दी, जिससे आराम से इनकी सरकार बिहार में महागठबंधन की बन जाए, और बन गई। इसीलिए कहता हूं बार बार कि दिल्ली के जो चाणक्य है, भाजपा का जो चाणक्य है, उस पर बिहार का चाणक्य भारी पड़ता है। अब देखिए सोनिया गांधी से इनकी बात चल रही है और खबर हालांकि हमने एक ही बार चलाया, तमाम चैनल से एक ही बार चलाए कि जिस दिन 9 अगस्त के एक दिन पहले 8 अगस्त को सुबह इनकी सोनिया गांधी से बात हुई है। लेकिन अब इनकी बात रेगुलर हो रही है, रेगुलर इनकी बात चल रही है। क्योंकि देखिए तमाम जो विपक्ष हैं, चाहे आप थर्ड फ्रंट कहिए, लेफ्ट कहिए, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस कहिए, उनके दिमाग में ये बात जरूर है कि जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता में है वो स्टेट भी नहीं जीत पाएंगे, केंद्र तो छोड़ दीजिए। तो एक सशक्त नेता, एक क्रेडिबल फेस, एक ऐसा चेहरा उत्तर भारत से, हिंदी पट्टी से निकल कर सामने आना चाहिए जो नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सके। वो है नीतीश कुमार। ऑब्वियसली नीतीश कुमार है। और कौन है आप बताइए ना। एक और इसमें देखिए थोड़ा सा कास्ट का फैक्टर भी बनता है। बीजेपी का जो फिलहाल पकड़ है राजस्थान से लेकर बंगाल तक, आप कह सकते हैं, बंगाल में तो उतना नहीं है, लेकिन ये पूरा हिंदी पट्टी का बेल्ट देख लीजिए। इनका जो पकड़ है वो अति पिछड़ा वोट पर सबसे ज्यादा है। सवर्ण वोटर तो है ही इनके साथ, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण कास्ट कहीं नहीं जा रहा है, बनिया कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन जो अति पिछड़ा वोट है उस पर पकड़ बीजेपी बना ली है। जो कहते थे ना बिहार में 90 के दशक के लालू का जीन है, वो लालू का जीन अति पिछड़ा वोट था। जिस अति पिछड़ा वोट को नीतीश कुमार जब पकड़े तो मुख्यमंत्री बने, और अब वो अति पिछड़ा वोट किसी के साथ है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ है। यूपी का चुनाव रिजल्ट आप देख लीजिए, कहीं का भी देख लीजिए आप। तो नीतीश कुमार पिछड़ा चेहरा समाज से आते हैं, ओबीसी है, कुर्मी है, और नरेंद्र मोदी भी उसी कैटेगरी से आते हैं। तो ओबीसी से ओबीसी का फाइट होगा। अब आप पूछिएगा कि ममता बनर्जी क्यों नहीं, बड़ा चेहरा है। ये तो मान लीजिए यहाँ पर सहारा पे किसी के मतलब बैसाखी पे सरकार बनाते हैं, ममता बनर्जी तो अकेले सरकार बना लेती है। ब्राह्मण है, ममता बनर्जी ब्राह्मण है, और कोई भी गैर भाजपा या गैर कांग्रेसी शासित राज्य का आप जिक्र कर लीजिए। अब तो महाराष्ट्र ही नहीं रहा, तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जब थे तो वो कैस्ट थे। अब बीजेडी का बात करिए, बीजू जनता दल जो है यहाँ पर उड़ीसा में पटनायक साहब हैं, कैस्ट हैं। तो कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से अगर इसको आप देखिए तो सभी जगह सवर्ण ही है। तो एक क्रेडिबल ओबीसी चेहरा नीतीश कुमार है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। दूसरा चीज आपको याद होगा, बार बार जो भाजपा समर्थक लोग हैं वो ये बात कह रहे थे कि जैसे ही ये सरकार बनेगा, जैसे ही ये पलटी मारेंगे, सृजन का फाइल खुल जाएगा, मुजफ्फरपुर बालिका गृह का फाइल खुल जाएगा, ये फाइल खुल जाएगा, वो फाइल खुल जाएगा। बिहार में घोटाले तो हुए हैं, इसमें दो राय नहीं। तो आखिरकार वो फाइल क्यों नहीं खुल रहे हैं, क्यों नहीं खुल रहे हैं? और नीतीश कुमार कैसे इतना अड़ियल है? इसका मतलब है कि ये बिल्कुल क्रेडिबल आदमी है, इनके ऊपर कोई करप्शन कोई फंसा ही नहीं सकता है इनको। ना परिवर्तन निदेशालय, ना सीबीआई, ईडी, कोई इन पे कुछ नहीं कर सकता है। तभी ना इतना डट के ये काम कर रहे हैं, डट के इतना बोल रहे हैं। और बीजेपी भी मजबूर है। अगर बीजेपी मजबूर नहीं होती तो अभी जो 2 दिवसीय यहाँ पर राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक हुई, 7 मोर्चा की, जितना भी मोर्चा है,
आप बताइए उसमें क्यों वहां से निकलने के बाद सभी लोग कह रहे थे कि 24-25 ही नहीं 29-30 के लिए भी हमारे नेता नीतीश कुमार ही है। जातीय जनगणना पर बीजेपी क्यों झुक गई इनके सामने, जनसंख्या नियंत्रण पर क्यों झुक गई इनके सामने, हर मसले पर क्यों झुकती है इनके सामने भाई? इसलिए झुकती है कि बिहार में नीतीश कुमार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, बिहार से जैसे ही आप बिहार की चौहद्दी पार करते हैं, यूपी एंटर करते हैं, फिर नरेंद्र मोदी का साम्राज्य है। लेकिन जहां आप बक्सर चौसा होते हुए घुसते हैं बिहार, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा है, वह है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जो चाहेंगे वो करेंगे, कोई इफ बट नहीं। तो 2024 में इनकी सहमति बन चुकी है कांग्रेस के साथ। हालांकि 24 अभी दूर है, 24 अभी दूर है, लेकिन मौजूदा स्थिति में इनकी बात सोनिया गांधी से लगातार चल भी रही है। और देखिए सोनिया गांधी को डिसीजन क्यों लेना पड़ा, तत्काल क्यों लेना पड़ा? लॉन्ग टर्म्स में वो ले सकती थी, लेकिन अभी इसलिए लेना पड़ा। अभी आपको याद होगा स्मृति ईरानी से इनकी भिड़ंत हुई थी। हाँ, उतनी बेइज्जती अपने पूरे संसदीय कैरियर में सोनिया गांधी की कभी नहीं हुई। वाजपेयी जी के समय तो उनको बहुत सम्मान मिला, और नरेंद्र मोदी के समय भी उनको सम्मान अगर नहीं भी मिल रहा था तो बेइज्जती नहीं हो रही थी। इस बार उनकी बेइज्जती हो गई है। तो ये सारे प्रकरण यही तत्कालिक कारण बना, मतलब जो कहते हैं ना कि एकदम हिट ऑफ द मोमेंट, वो यही कारण बना, स्मृति ईरानी फैक्टर, जिसके चलते उनको नीतीश कुमार से बात करना पड़ा। और उन्होंने ये बात गछा है कि 24 में कांग्रेस पार्टी आपके पीछे खड़ी रहेगी, आप प्रधानमंत्री का चेहरा बनिए, और बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो पूरा डेक्कन का क्षेत्र है, जो छोटा नागपुर प्लेटू है और जो पूरा हिंदी पट्टी कहलाता है, यहां पर अगर बीजेपी 50-60 सीट भी लूज कर जा रही है तो फिर उसके लिए सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक सवाल है उदीप जी, जब नीतीश कुमार ने शपथ लिया और शपथ निकलने के बाहर आए, जब हमने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा चल रही है, तो उन्होंने कहा 2014 में आए थे, जो 2024 में नहीं रहेंगे। यानी ये जो उनका कहना है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में वो खुद को देख चुके हैं। नहीं, देख नहीं चुके हैं। नीतीश कुमार स्ट्रेटजिकली कोई काम करते हैं, रणनीति के तहत वो अपना स्टेप लेते हैं। और 2019 के चुनाव परिणाम के बाद से ही उनके दिमाग में ये बात चल रहा था, लेकिन वैसा माहौल नहीं बना, वैसा मौका नहीं बना। और 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार ये समझ गए कि उनका कद छोटा किया जा रहा है, चिराग फैक्टर काम किया है, इस बात को मानना होगा। क्योंकि 40 सीटों पर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली उनको लॉस हुआ है तो चिराग पासवान के चलते। और चिराग पासवान घूम घूम कर सभी विधानसभा में ये बात कर रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं जी। तो उसके बाद से ही, जैसे ही जिस दिन रिजल्ट आया, नीतीश कुमार का एक बयान भी आया था कि इस चुनाव में मैं समझ नहीं पाया कि कौन मेरे अपने लोग हैं और कौन मेरे दुश्मन हैं, कौन पराए हैं। तो ऐसी स्थिति में, और 1.5 साल का उनको समय भी मिला, इस 1.5 साल में उन्होंने पूरी व्यू रचना तैयार की, उन्होंने रणनीति तैयार की। और उसके बाद अब बीजेपी सेटबैक पे है बिहार में। और ये सेटबैक बीजेपी अगर कंपनसेट नहीं कर रही है, अगर अगले 6 महीने से 8 महीने के अंदर कंपनसेट नहीं कर रही है, तो 24 में नुकसान होना तय है। क्योंकि आप 2014 का आप आंकड़ा निकालिए ना, 2014 के आंकड़ों से आप मिला लीजिए। महागठबंधन अगर बनती, तेजस्वी यानी राजद और नीतीश कुमार का अगर आप वोट शेयर जोड़ दीजिए, तो भाजपा को जो 30 सीटें आई थी वो सीधा कम होकर 10 पे आ जाएगी। इस बार मांझी भी साथ में है, साहनी भी साथ में है, तेजस्वी भी साथ में है, नीतीश भी साथ में है, कांग्रेस भी साथ में है। बीजेपी इस बार यहां पर बहुत टफ टाइम आ जाएगा उनके लिए, बहुत टफ टाइम। अगर 24 में अगर वो अभी से, और दिल्ली भाजपा अगर बिहार की तरफ फोकस नहीं कर रही है और सोचेंगे कि अचानक आएंगे या 4 महीने के प्रचार में बीजेपी यहां निकाल के ले जाएगी, तो ये गलतफहमी होगी बीजेपी की। तो देखिए जिस तरीके से तैयारी चल रही है, और कल के प्रधानमंत्री के रूप में विपक्ष के नेताओं के द्वारा नीतीश कुमार को देखा जा रहा है। बहरहाल नीतीश कुमार कब क्या करेंगे कुछ भी पता नहीं चलता है। 8 अगस्त तक ऑल इज वेल कहते नजर आए, 9 अगस्त को सरकार परिवर्तन हो गई, और 10-11 को क्या हुआ आपने देखा, 8वीं बार शपथ भी हो गया। अब मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है, और चर्चा अब 2024 की भी हो रही है। तो देखना होगा, एक तरफ जहां कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में, विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में प्रधानमंत्री कैंडिडेट राहुल गांधी कहे जा रहे थे, तो वहीं अब जो चर्चा है नीतीश कुमार की है। क्या नीतीश कुमार बिहार छोड़कर अब केंद्र की राजनीति करेंगे, यह भी देखना होगा। लेकिन तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो एकजुट होने की तैयारी में है, और बिहार से ये आगाज कहीं ना कहीं केंद्र में बैठे नेताओं को चिंता सता रही है। उन्हें भी ये लग रहा है कि बिहार की राजनीति बढ़ी है, नीतीश कुमार आने वाले दिनों में पीएम के कैंडिडेट के रूप में बन सकते हैं। हालांकि कुछ स्पष्ट नहीं है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या लगता है आपको, पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए नीतीश कुमार तैयार हैं, रणनीति बना रहे हैं? लिखिए, लिखकर हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।